हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन सेखो। और ये आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है ऑटो इंजन 1। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरनल कंबशन इंजन टेस्टिंग। तो हम इंजन को टेस्ट कैसे करेंगे उसके रिगार्डिंग हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो हम स्टडी करते हैं। टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड पावर आउटपुट without the increase in cost of an engine, the design and development are the basis requirement। किसी भी इंजन से मैक्सिमम एफिशिएंसी लेने के लिए, मैक्सिमम पावर आउटपुट लेने के लिए हम उसकी कॉस्ट को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, हम उसमें सब मॉडिफिकेशंस करेंगे, उसके डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि हमें बेस्ट एफिशिएंसी, बेस्ट पावर जो प्राप्त हो सके। इंजन टू इंजन द कंपैरिजन इज़ कैरिड आउट ड्यूरिंग द टेस्ट। अगर हमने इंजन से इंजन कंपैरिजन करना है तो उसमें जो मॉडिफिकेशन करनी है, अलाटेशन करनी है, तो उसे हम बोलेंगे टेस्ट। इन टर्म ऑफ एफिशिएंसी एंड पावर आउटपुट विद इन ए यूजफुल रेंज ऑफ स्पीड, द परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन द रिलेशन बिटवीन द पावर डेवलप विद स्पीड एंड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो एफिशिएंसी और पावर आउटपुट ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो हमारा जो इंजन है कितना फ्यूल कंजप्शन हो रही है, उसमें कितनी फ्यूल की कंजप्शन हो रही है और कितनी वो हमें आउटपुट दे रहा है। अगर ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा है, आउटपुट कम है, तो वो इंजन हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन अगर फ्यूल कंजप्शन कम है और पावर आउटपुट ज़्यादा है तो वो इंजन हमारे लिए स्पेसिफिक है। Therefore, the internal combustion engine are tested for the following purpose. First है to have physical information which cannot be determined by calculations। IC इंजन की जो कैलकुलेशंस है, जो टेस्टिंग है, वो इम्पॉर्टेंट है फॉलोइंग पर्पस के लिए। एक तो फिज़िकल परफॉर्मेंस, फिज़िकल इन्फॉर्मेशन इंजन की, जिसे हम और कहीं कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमें टेस्टिंग से वो पता चलेगा। टू हैव कस्टमर्स सेटिस्फिकेशन फॉर द रेटेड पावर अगेंस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। और जब आपने इंजन, गाड़ी में इंजन लगाया, गाड़ी कस्टमर को बेचनी है, तो उसकी परफॉर्मेंस, उसकी कैपेसिटी कस्टमर को बतानी है ताकि वो स्पेसिफाइड कैपेसिटी उसे बताई जा सके और वो सेटिस्फाई हो सके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट परफॉर्मेंस परफॉर्म्ड ऑन द इंजन। फर्स्ट है कमर्शियल टेस्ट, सेकंड है थर्मोडाइनमिक टेस्ट। First, a commercial test. The test performed on the engine for the commercial purpose are called commercial tests. These tests are carried out to determine the rate power output with respect to the fuel consumption in per kilogram hour of brake power output. कमर्शियल टेस्ट में हम देखते हैं भी हमारी कितनी पावर आउटपुट हो रही है, तो कितना वो फ्यूल यूज़ कर रहा है एक घंटे में। सेकंड है the quantity of cooling water required in kilogram per kilowatt hour of brake power output। सेकंड, हम कमर्शियल पावर आउटपुट मेज़र कर सकते हैं भाई हमारा इंजन को कितनी कूलिंग वाटर की ज़रूरत है, कितने घंटे वो काम कर रहा है, कितनी फ्यूल की कंजप्शन है और कितने किलोवाट आवर वो ब्रेक पावर हमें दे रहा है और कितना वो कूलिंग वाटर यूज़ कर रहा है। The quantity of lubricant oil required in per kilowatt hour of brake power output, कितना lubricant oil यूज़ कर रहा है। The mechanical and thermal efficiency of the engine, the performance and steadiness of the engine under the different load। परफॉर्मेंस मेज़र करनी, उसकी स्टेडीनेस मेज़र करनी अंडर डिफरेंट काइंड ऑफ लोड ज़्यादा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके देखना उसके ऊपर। The overload carrying capacity of the engine, overload carrying capacity। In addition to the above, the test is performed to prepare the heat balance sheet। तो above कैलकुलेशन से हमें पता चलेगा और हम अपनी एक हीट बैलेंस शीट बना सकते हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो सेकंड काइंड टेस्ट है हमारे पास थर्मोडाइनमिक टेस्ट। द टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द इंजन टू कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट विद द थ्योरेटिकल आर कॉल्ड थर्मोडाइनमिक टेस्ट। थर्मोडाइनमिक टेस्ट में हम रिज़ल्ट कंपेयर करेंगे उसकी परफॉर्मेंस की,
उसमें तो हमने जैसे लुब्रिकेंट ऑयल की कैपेसिटी, जहाँ अपना कितना फ्यूल कंजप्ट हो रहा है, जहाँ हमने कितना वाटर यूज़ हो रहा है, वो चीज़ों को कंपेयर किया अपनी ब्रेकआउट पावर से। लेकिन इसमें हम जो हमारे पास एक्चुअल रिज़ल्ट आएंगे, जब हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आते हैं, तो उस रिज़ल्ट की उस वैल्यूज़ को हम कंपेयर करेंगे तो वो हमारे पास आएगा थर्मोडाइनमिक टेस्ट। अंडर दीज टेस्ट द मेजरमेंट्स आर टेकन टू डिटरमाइन थर्मल एफिशिएंसी एंड टू ड्रा हीट बैलेंस शीट शोइंग। फर्स्ट है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, हम हॉर्स पावर निकालेंगे, ब्रेक हॉर्स पावर, रेट ऑफ फ्यूल कंजप्शन, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, heat carried by the cooling system, heat carried by exhaust gases, heat loss due to radiation, engine रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इन वेरिएबल इन कंडीशंस को लेकर हम चलेंगे तो हमें तो थर्मोडाइनमिक टेस्ट हमारा हमें परफॉर्मेंस देगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है इंजन पावर, इंडिकेटेड एंड ब्रेक पावर। इंजन की जो पावर निकलती है उसे हम कैसे मेजर करते हैं, कौन सी वो पावर होती है। द फॉलो ऑफ एनर्जी थ्रू द इंजन इज एक्सप्रेस्ड बाय 3 टर्म्स। जो इंजन में से एनर्जी निकलेगी उसको कोई नाम तो देंगे हम, तो उसको हमने 3 टर्म में मेजर किया है, 3 काइंड ऑफ नेम दिए हैं। दीज आर इंडिकेटेड हॉर्स पावर, जिसे हम IHP हम सिंपली बोल देते हैं हॉर्स पावर, हमारी गाड़ी कितने हॉर्स पावर है, तो इसे प्रॉपर नेम है इसका इंडिकेटेड हॉर्स पावर। सेकेंड है हमारे पास ब्रेक हॉर्स पावर एंड फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। तो 3 तरह की पावर कॉम्बिनेशन होकर हमारे पास जो इंजन की एक मेन पावर हमारे पास आती है वो हम इन तीनों से कैलकुलेट करेंगे। द इंडिकेटेड हॉर्स पावर इज obtained फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स इन द इंजन सिलेंडर, वेयर एज द ब्रेक हॉर्स पावर इज obtained फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स एट द क्रैंक शाफ्ट ऑफ द इंजन। जो अब हमारे पास 2 तरह की पावर है। सबसे पहले तो हम इंडिकेटेड हॉर्स पावर देखते हैं। इंडिकेटेड हॉर्स पावर वो पावर होती है जो इंजन के सिलेंडर ने प्रोड्यूस की। इंजन के सिलेंडर के ऊपर जो फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है, जितनी फोर्स लग रही है उतनी ही वो पावर दे रहा है सिलेंडर, हमारा जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है उसमें। तो वो आ गई हमारे पास इंडिकेटेड हॉर्स पावर। और सेकंड काइंड ऑफ पावर है हमारे पास ब्रेक हॉर्स पावर, जिसे हम BHP बोलते हैं। मतलब कितनी पावर हमें प्राप्त हो रही है, कितनी फोर्स वो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर लगा रही है, वो हमारे पास है ब्रेक हॉर्स पावर। द फ्रिक्शनल हॉर्स पावर इज obtained फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ इंडिकेटेड हॉर्स पावर एंड ब्रेक हॉर्स पावर। और दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास है ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर और इंडिकेटेड हॉर्स पावर का जो डिफरेंस है वो है हमारे पास फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, मतलब कितनी फ्रिक्शन में एनर्जी हमारी लॉस हो रही है। तो हमारे पास टोटल निकल कर कितनी एनर्जी आई, कितनी पावर आई, वो है हमारी फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। इंडिकेटेड हॉर्स पावर, द एक्चुअल पावर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सिलेंडर और सिलेंडर्स ऑफ द इंजन इज कॉल्ड इंडिकेटेड हॉर्स पावर और इंडिकेटेड हॉर्स पावर ऑफ द इंजन। इट इज़ जनरली एब्रीवेटेड एज IHP। तो हमने ऊपर वाले जो पहले ग्राफ में भी ये डिस्कस किया है। तो सेकंड है हमारे पास ब्रेक हॉर्स पावर, द नेट पावर प्रोड्यूस्ड एट द क्रैंक शाफ्ट। पिस्टन अप एंड डाउन मूवमेंट हुई पिस्टन की, तो सिलेंडर में जो पावर आ गई वो आ गई हमारे पास IHP। कुछ फ्रिक्शन लॉस भी हुए, कुछ एनर्जी लॉस भी हुआ, तो हमारे पास जो क्रैंक शाफ्ट को जो एनर्जी पहुंची, जो पावर पहुंची, वो आ गई हमारी ब्रेक हॉर्स पावर। As the power output of the engine is measured with the help of brake, that is why it is called brake horsepower or brake horsepower. It is generally abbreviated as BHP. नॉर्मली कंडीशंस में हम जो इंजन की पावर निकालते हैं BHP में निकालते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर, क्योंकि जो मेन काम है हमारा पिस्टन से चलकर कनेक्टिंग रॉड से चलकर क्रैंक शाफ्ट से चलता है, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट ने सर्कुलर रेवोल्यूशन लेनी है, और जैसे जैसे क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगी तो वही पावर हमारे इंजन को आगे चलकर मानी जाएगी, जिसे हम ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं। और वही ब्रेक हॉर्स पावर जो आगे चलकर हमारे व्हील्स को ट्रांसफ़र होती है। एफिशिएंसी, हमारे पास इंजन की एफिशिएंसी नंबर ऑफ टाइप एफिशिएंसी है हमारे पास। एक मैकेनिकल एफिशिएंसी है, थर्मल एफिशिएंसी है, रिलेटिव एफिशिएंसी
वॉल्यूमेट्रिक एंड एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम इस मैकेनिकल एफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे, तो वन बाय वन आगे चलकर हम हर एक को डिस्कस करेंगे। एफिशिएंसी रिलेटेड टू एन आईसी इंजन आर जनरली रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ परसेंटेज। जैसे हम अपने नंबर की परसेंटेज निकालते हैं, मेरे 60% नंबर आ गए, मेरे 50% आ गए, मेरे 70% मार्क्स है, उसी तरह इंजन की जो परफॉर्मेंस है उसे एफिशिएंसी बोलते हैं। हम अपने मार्क्स को परसेंटेज बोलते हैं और इंजन की जो परफॉर्मेंस है उसे हम बोलेंगे एफिशिएंसी, वो भी परसेंटेज में आएगी। तो सबसे पहले हमारे पास है मैकेनिकल एफिशिएंसी, ये इंपॉर्टेंट है। इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ब्रेक हॉर्स पावर टू इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ऊपर हम वो चीज़ रखते हैं जो कम है जो एक्चुअल में हमारे पास आती है, नीचे हम रखते हैं जो जितनी प्रोड्यूस हो रही है। आपने अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है, जितने नंबर आपने किसी सब्जेक्ट में प्राप्त किए हैं वो ऊपर रखते हैं और नीचे आप रखते हैं टोटल सम, जितने जितने मार्क्स का आपका पेपर था तो आपके पास उसकी परसेंटेज आ जाती है। उसी तरह सिंपल है मैकेनिकल एफिशिएंसी, ब्रेक हॉर्स पावर जो हमारे पास क्रैंक शाफ्ट में पावर आती है, और इंडिकेटेड हॉर्स पावर जो हमारे पास इंजन के सिलेंडर में जो पावर प्रोड्यूस होती है। ब्रेक हॉर्स पावर को ऊपर रखेंगे और इंडिकेटेड हॉर्स पावर को नीचे रखेंगे, तो हमारे पास आ गई मैकेनिकल एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी को हम डोनेट करेंगे म्यू के साथ, इस साइन को म्यू बोलते हैं। एक और फार्मूला है हमारे पास, इंडिकेटेड हॉर्स पावर माइनस फ्रिक्शनल हॉर्स पावर अपॉन इंडिकेटेड हॉर्स पावर, दस टेक्स इनटू अकाउंट द फ्रिक्शन लॉस इन एन इंजन इन डिफरेंट फॉर्म एज। तो फ्रिक्शन लॉस को भी हमने लेकर चलना है। जो फ्रिक्शनल हॉर्स पावर हमारे पास है तो नंबर ऑफ फ्रिक्शन भी हमारे पास हो सकती है। कौन कौन सी फ्रिक्शन है? फ्रिक्शन लॉस इन केस ऑफ डिफरेंट मूविंग पार्ट्स लाइक पिस्टन, बीरिंग, gear and valve mechanism etc. These losses are normally accounted for from 7 to 9% of the indicated horsepower developed। हमारे पिस्टन ने सिलेंडर में 100% पावर प्रोड्यूस करके हमें दे दी, लेकिन उसमें कुछ लॉस भी होने हैं। फ्रिक्शन लॉस होना है, पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है तो सिलेंडर की वाल के साथ तो टकराता ही है, तो वो होगा उसमें फ्रिक्शनल लॉस। बीरिंग में लॉस होता है, बीरिंग होती है एनर्जी कैरी करते हैं। गियर सिस्टम होता है वो, उसमें एनर्जी लॉस हो जाती है। वाल्व होते हैं। तो कुल मानकर जो फ्रिक्शनल लॉस होता है हमारे इंजन में, जो क्योंकि फिर ही हमारे पास कम ब्रेक हॉर्स पावर पहुंची ना, तो जो लॉस होगा 7 से लेकर 9% लॉस तो हमारा फ्रिक्शनल लॉसेस में निकल गया हमारा। सेकंड है पावर अब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द सिलेंडर with the fresh mixture and release of the exhaust gases during the exhaust stroke respectively. These losses are considered from 2 to 6% of the indicated horsepower output। तो सेकंड लॉस हमारे पास आ गया पावर का, जब हमने फ्रेश एयर और फ्यूल के मिक्सचर को एंटर करवाना है अपने इंजन में। अभी ऐसा तो नहीं भी उसी एयर मिक्सचर के साथ हमारा इंजन चलता रहेगा और पावर हमें देता रहेगा। तो दो हमारे पास वाल्व लगे ऊपर टॉप पे, तो इनपुट वाल्व है, आउटपुट वाल्व है। इनपुट वाल्व ने ओपन होना है, तो आप ओपन किसके साथ होगा? अगर उसके पास पावर आएगी तो ही ओपन होगा। तो उसको ओपन करने के लिए जो इंडिकेटेड हॉर्स पावर है उसी पावर का हम यूज़ करेंगे। वाल्व को क्लोज करने के लिए, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन करने के लिए, उसे क्लोज करने के लिए, तो उससे हमारी 2 से लेकर 6% पावर उसमें लॉस हो गई। थर्ड है अब्जॉर्वेशन ऑफ पावर बाय इंजन auxiliaries like fuel pump, water circulating pump, lubricating oil pump, radiator fan, magneto or distributor, governor and generator for battery charging etc. These losses are taken from 3 to 8% of the indicated horsepower of the engine। अभी हमारे पास एक लॉस और आ गया पावर का, जो ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स है, जैसे फ्यूल पंप है, वाटर सर्कुलेट करवाते हैं हम रेडिएटर के थ्रू, उसको पावर चाहिए। लुब्रिकेंट देते हैं, जहाँ रेडिएटर चलता है उसमें फ़ैन चलता है, वो फ़ैन किससे चलेगा? अपने आप तो चलेगा नहीं, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? सिलेंडर से ही हम दे रहे हैं। मैग्नेटो है, डिस्ट्रीब्यूटर है, गवर्नर मूव करता है, जनरेटर चलता है जिसने लाइट वगैरह चलानी है, बैटरी को चार्ज रखना है, हॉर्न चलाना है आपने,
तो वो एनर्जी फिर कहाँ से आएगी, वो इंडिकेटेड से ही लेगा, स्टार्टिंग में अपना कोटा वो रख लेगा। तो 3 से लेकर 8% तक एनर्जी हमारी पावर ऐसे लॉस हो जाती है। फोर्थ, पावर अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द वेंटिलेशन और फैनिंग एक्शन ऑफ द फ्लाईव्हील। अभी पावर फ्लाईव्हील ने भी खींचनी है, फ्लाईव्हील ने मूव करना है, पहले तो फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोर करेगा अपने आप में। दिस लॉस इज कंसिडर्ड अप टू 4% ऑफ द इंडिकेटेड हॉर्स पावर डेवलप्ड बाय द इंजन। तो नंबर 4 तरह के लॉस हमारे पास अभी आ गए जिसने इंडिकेटेड पावर से ही एनर्जी लेनी है। दस इन टोटलिंग द मैकेनिकल लॉस, द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन वेरी फ्रॉम 65 to 85%। अभी हमारे पास जो एनर्जी निकल के आई इंडिकेटेड हॉर्स पावर में, जो मैकेनिकल एफिशिएंसी हमारे पास फिर आएगी वो 65 to 85% पावर हमें मिलेगी, बाकी तो लॉस में ही जाएगी। लॉस भी नहीं बोल सकते, भी वो हो तो यूटिलाइज ही रही है, लेकिन हमारे पास पहुंचेगी 65 से 85% जैसे हमने अपने व्हील्स को देना है। तो सेकंड टर्म है हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी। इट इज़ द रिलेशन ऑफ फ्यूल हाउ एफिशिएंटली इट इज यूज्ड इन द इंजन। तो थर्मल एफिशिएंसी रिलेट करती है फ्यूल कंजप्शन के साथ, भी फ्यूल पूरी तरह बर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। थर्मल एफिशिएंसी इज बेस्ड अपॉन द इंडिकेटेड हॉर्स पावर एंड ब्रेक हॉर्स पावर कॉल्ड इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी एंड ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो ए पॉइंट है हमारे पास इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, द रेशियो ऑफ हीट equivalent to work done by the gases in the engine cylinder to the total heat supply by the combustion of the fuel in the same time is called indicated thermal efficiency। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी जो निकल कर आती है, अभी कितनी हम टोटल हीट सप्लाई कर रहे हैं अपने कंबशन ऑफ फ्यूल के साथ, और कितनी जो हीट यूज़ हो रही है वर्क डन में, तो वो आ गई हमारे पास इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। तो फार्मूला है म्यू इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू IHP इंटू 4500 मल्टीप्लाई किया हमने, एक कांस्टेंट टर्म है, अपॉन WF वेट ऑफ फ्यूल सप्लाई, कितना वेट आप फ्यूल का दे रहे हो, इंटू CV क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, जो भी फ्यूल आप यूज़ कर रहे हैं उसकी एक क्लोरोफिक वैल्यू होती है, J जाउल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो इन SI सिस्टम IHP मल्टीप्लाई 60 अपॉन WF इंटू CV। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इन स्पार्क इग्निशन इंजन विद मॉडरेट कंप्रेशन रेशो द इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इज अबाउट 28%, वेयर इन द कंप्रेशन इग्निशन इंजन विद द हाई कंप्रेशन रेशो इट इज़ 36% और मोर। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, the ratio of heat equivalent to the actual power output of the engine to the heat supply by the fuel in the same time is called brake thermal efficiency। मतलब कितनी हीट हमें पावर दे रही है, हीट इक्विवेलेंट टू द हीट सप्लाई बाय फ्यूल, वही सेम आ गया, लेकिन इसमें से जो एनर्जी आएगी वो आएगी हमारे पास ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। सेम फार्मूला है, सिर्फ हमने टर्म चेंज किया है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी थर्मल इंडिकेटेड पावर की जगह पे हमने यूज़ किया ब्रेक हॉर्स पावर का BHP का। इन केस ऑफ इंटरनल कम्बशन इंजन द ओवरऑल एफिशिएंसी इज द सेम एज द ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो इंटरनल कम्बशन इंजन में, हमारे IC इंजन में जो पावर हमारे पास निकल कर आती है मेन, वो होती है ब्रेक हॉर्स पावर, और सेम रहेगी, कोई लॉस नहीं है उसमें। रिलेटिव एफिशिएंसी, the ratio of thermal efficiency to the air standard efficiency is called relative efficiency और efficiency ratio। इसे आपने इतना याद रखना है कि जो थर्मल एफिशिएंसी हमारे पास आएगी अपॉन एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, तो वो हमारे पास है relative efficiency। For most of the engine the relative efficiency varies from 85 to 95% with the theoretical air and lower to 75 to with 90% air। Next है volumetric efficiency, the ratio of actual volume of air or charge
admit into the cylinder during suction stroke at normal temperature pressure and Tp to the piston displacement is called volumetric efficiency. टोटल कितना वॉल्यूम था हमारे पास एयर का और कितना यूटिलाइज हुआ हमारे इंजन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, तो वो होगी हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. फार्मूला इसका म्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर और चार एडमिट ड्यूरिंग दी सक्शन स्ट्रोक एट एनटीपी अपॉन पिस्टन डिस्प्लेसमेंट और स्वेप्ट वॉल्यूम. नोटिंग पॉइंट है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी फॉर ए नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन इज अबाउट 75%. तो नेक्स्ट है हमारे पास एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी. द रेशियो ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू द वर्क per cycle to the heat input per cycle is called air standard efficiency और ideal efficiency और thermodynamic efficiency. मतलब भी कितनी हीट कन्वर्ट हो रही है वर्क में पर साइकिल. एक साइकिल में हमारे पास इंजन के 4 साइकिल होते हैं, 4 स्ट्रोक होते हैं, तो एक साइकिल में कितनी हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है, तो कितनी टोटल हम हीट दे रहे हैं, उसकी जो रेशो आएगी वो हमारे पास है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी. तो इट इज़ मेनली ए फंक्शन ऑफ कंप्रेशन रेशो. तो ये मेनली फंक्शन होता है कंप्रेशन रेशो का. तो फॉर ऑटो साइकिल म्यू एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑटो साइकिल के लिए हमारे पास है 1 - 1 अपॉन आर की पावर लैम्डा -1. लैम्डा हमारे पास है एडियाबैटिक इंडेक्स और आर हमारे पास है कंप्रेशन रेशो. उसी तरह फॉर डीजल इंजन म्यू एयर इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन आर लैम्डा -1 मल्टीप्लाई रो की पावर लैम्डा -1. लैम्डा कॉमन आ गया, ब्रैकेट रो -1 ब्रैकेट क्लोज. रो है हमारी कट ऑफ रेशो. तो आज हमने इसमें एफिशिएंसीज के बारे में डिस्कस किया और जो इंजन हमारा पावर प्रोड्यूस करता है उस पावर को कौन सा नाम देते हैं, उस पावर के बारे में डिस्कस किया. जो जो लॉस आते हैं हमारे इंजन की पावर में उसके बारे में डिस्कस किया. तो आज का आपका लेक्चर समाप्त होता है. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.